यूट्यूब चैनल स्पेशल क्लासेस में। तो इसमें देखिए ये जो वॉल्यूम 1 है जिसका कि टेस्ट सीरीज नंबर 2 है और टेस्ट सीरीज 2 नंबर का जो क्वेश्चन है 40 तक आपको पहले से करा दिया गया है। और इस चैनल पर जो है एक्सप्लेन ज़्यादा हम करते हैं, इसलिए वीडियोज़ को जो है ध्यान से देखिएगा, रिलैक्स होकर देखिएगा, ड्यूटी के दौरान नहीं देखिएगा, क्योंकि रेल का काम जो है डेंजर थोड़ा सा होता है। तो ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक वीडियोज़ को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, ठीक है। चलिए 41 से शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखे होंगे तो जो है उस चैनल पर जाइए और चैनल पर जाकर जितने वीडियो है सब देख लीजिए। एक एक करके क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है हेडिंग में कि इतना नंबर से इतना नंबर क्वेश्चन का ये वीडियो है, टेस्ट सीरीज नंबर ये है, वॉल्यूम 1 है, ठीक है। वॉल्यूम 1 सबके पास उपलब्ध है। अभी जो जुड़ रहे हैं नए उनको वॉल्यूम 9 दिया जाता है, क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन हम देते हैं। वॉल्यूम 1 अब उनको नहीं मिलता है। अगर लेना है तो उसका 250 पेड करके आपको लेना है, ठीक है। चलिए 41 से शुरू करते हैं। नहीं भी लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम एक एक करके एक्सप्लेन कराते जा रहे हैं, ठीक है। 41 से देखिए, वर्टिकल गैदरिंग रेंज ऑफ सीबीसी। सीबीसी का जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो गैदरिंग रेंज पर से प्रश्न आता है। और ये जो होता है हॉरिजॉन्टल 110 होता है प्लस माइनस 110। यहाँ 110 भी लिख सकता है और 1 भी लिख सकता है, ठीक है। और वर्टिकल जो होता है वो 90 होता है। ऑप्शन में नहीं दिया है लेकिन इसका आंसर जो होगा 90 होगा, ठीक है। 90, 95 नहीं होगा, 90 होगा। चलिए दूसरा नंबर जो प्रश्न है, इसी का हॉरिजॉन्टल अगर देंगे तो 110 होगा। जितने भी सीबीसी कपलर रेंज टाइप के होंगे उस सब के यही होंगे। वर्टिकल रेंज होगा प्लस माइनस 90 और हॉरिजॉन्टल जो गैदरिंग रेंज होगा 110 होगा। वंदे भारत ट्रेन में भी सेम है, हॉरिजॉन्टल 110 है प्लस माइनस और वर्टिकल जो है प्लस माइनस 90 है, ठीक है। इसमें से एक वर्टिकल स्विंग से प्रश्न आता है कि वर्टिकल स्विंग जो होता है वो कितना होता है, तो वो होता है प्लस माइनस 7 डिग्री होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है और आएगा भी आपके एग्जाम में। तो वर्टिकल जो स्विंग होता है ये सीबीसी कपलर का वो प्लस माइनस 7 डिग्री होता है। सीबीसी कपलर से ये 2 पीडीएफ जो है बहुत ही अच्छा आपको बनाया गया है और सबको दिया गया है। यदि नहीं मिला होगा तो रोल नंबर नाम लिख के भेज के आप ले लीजिएगा। उसी तरह हॉरिजॉन्टल स्विंग भी होता है, वो होता है 17 डिग्री। ये अगर थोड़ा सा और डीपली अगर क्वेश्चन पॉइंट में दिया जाए तो 17.15 होता है, ठीक है। 17.15 डिग्री होता है, 15 डिग्री, ठीक है। और ये होता है हॉरिजॉन्टल होता है। तो वट गैदरिंग रेंज आप समझ गए कि हॉरिजॉन्टल प्लस माइनस 110 होता है, वर्टिकल जो है प्लस माइनस 90 होता है, वर्टिकल स्विंग 7 डिग्री होता है प्लस माइनस, और हॉरिजॉन्टल जो है 17.85 होता है और सब प्लस माइनस में होता है। टेंसाइल स्ट्रोक आपसे पूछ सकता है, वो 53 से लेके 50 तक होता है। सिर्फ वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं लिखना है, सुनना है। यदि आपको ज़्यादा ज़रूरी लगे तो लिख सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रोक जो होता है 53 से लेके 58 तक होता है। देखिए अब जो कपरिंग जो ऑपरेशन होता है उस दौरान स्पीड इसका पूछ सकता है, और अगला क्वेश्चन वही है। तो उसका जो स्पीड होता है वो 2 से 3 किलोमीटर पर आवर का होता है, ठीक है। ट्रैक जो है स्ट्रेट ट्रैक होना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे का 42 नंबर क्वेश्चन का तो आंसर आपको मिल ही गया। 2 से 3 किलोमीटर के बीच उसका स्पीड होना चाहिए। ट्रैक जो है स्ट्रेट ट्रैक मतलब सीधी दिशा का ट्रैक होना चाहिए कपलिंग करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं 43 क्या है। ड्यूरिंग कपलिंग ऑपरेशन द कोचेज शुड बी ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक होता है, ठीक है, तो बता ही दिया। 43 भी हो गया। चलिए 43 का बी हो गया। 44 देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ SS1 SS2 जानते हैं, D1 D2 D3 SS1 SS2 SS3, ये सारे आपको याद होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन इन 6 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो ये सब आपको याद रखिएगा। SS1 जो है वो 1.5 साल का होता है, यानी कि 18 महीना का होता है, और उसको IOH शेड्यूल भी कहा जाता है। और ऐसा प्रश्न भी आ चुका है कि LHB का IOH का शेड्यूल क्या है, तो जो SS1 है 18 मंथ्स का वही IOH है, ठीक है। और SS2 जो है 36 मंथ का यानी कि 3 साल का, वो POH कहलाता है। तो POH जो है 36 मंथ, IOH 18 मंथ्स, और जो SS3 जो होता है वो होता है 72 मंथ्स का, यानी कि 6 साल का होता है, यानी कि 1.5 साल 3 साल 6 साल। SS1 SS2 SS3 ऐसे याद रखिएगा। किलोमीटर के हिसाब से भी आपसे पूछ सकता है कि किलोमीटर के हिसाब से क्या होता है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो SS1 का होता है 6 लाख किलोमीटर,
और SS2 का होता है 12 लाख किलोमीटर और SS3 का होता है 24 लाख किलोमीटर। इतना अगर गाड़ी चल चुकी है तो उसका जो है जो फ्रिक्वेंसी है शेड्यूल का वो होगा। चलिए, तो इतना हो गया। 44 का हो गया। 45 देखिए, विथ रेस्पेक्ट किलोमीटर फ्रिक्वेंसी ऑफ SS3 क्या 24 लाख होगा जाएगा, ये तो हो ही गया। डायमीटर ऑफ बीसलन ब्रांच पाइप, जो बीसलन का जो ब्रांच पाइप होता है उसका डायमीटर 18 mm होता है, 18 mm होता है, ठीक है। 47 का देखिए, हाउ मेनी प्रेशर टैंक आर प्रोवाइडेड जनरेटर का, जो जनरेटर कार जो होते हैं उसमें 4 प्रेशर टैंक प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। 45 देखिए, न्यू ब्रेक पैड की मोटाई पूछ रहा है, तो न्यू जो ब्रेक पैड होगा LHB का वो 35 mm का होता है, और जो कंडेमनिंग होता है वो होता है 7 mm, यानी कि 28 mm तक, 28 mm तक अगर वियर हो जाता है, घिस जाता है, तो भी वो काम में, तब जाके वो कंडेम जो है वो इसको जो है किया जाएगा, तो तब तक वो चलेगा। यानी कि वियर लिमिट अगर पूछे तो 28 mm, न्यू पूछ साइज तो 35 mm, कंडेमनिंग साइज पूछे तो 7 mm। तो सब बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कंडेमनिंग लिमिट ऑफ ब्रेक पैड वो 7 mm होता है। आगे देखते हैं, हाउ मैनी ब्रेक डिस्क प्रोवाइडेड इन LHB बोगी, LHB में कितने ब्रेक डिस्क प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये बोगी है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये बोगी लिखा है, तो एक बोगी में 4 ही चक्के होते हैं, तो 4 ही जो है ब्रेक डिस्क प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसका आंसर ए हो जाएगा। यदि कोच में पूछता तो 8 होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 50 का हो गया। ब्रेक डिस्क का डाया अगर आपसे पूछता है तो 640 mm होता है। किसका बना होता है, तो ग्रे कास्ट आयरन का होता है। थिकनेस इसकी जो होती है 110 mm होती है। और ब्रेक डिस्क से एक क्वेश्चन आता है कि जो उसका जो खाली जगह जो ब्रेक डिस्क में है ना, ऐसे ऐसे खाली जगह रखा जाता है, वो क्यों रखा जाता है, तो या तो कूलिंग पर्पज से रखा जाता है, या तो उसका वेट जो है कम करने के भी से रखा जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे, या तो ऑप्शन में कूलिंग होगा या तो वेट कम करने के व्यू से होगा, इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। और जो आपको मटेरियल दिया गया है, कभी कभी ऑप्शन में दोनों पूछ सकता है। जो मटेरियल में आपको आंसर दिया गया है, यदि ऑप्शन में दोनों हो कि वेट कम करने के लिए या कूलिंग करने के लिए, अगर ऑप्शन में दोनों हो तो किसको चुनेंगे, तो जो आपको VVI-2 करके जो मटेरियल दिया गया है दोनों लैंग्वेज में जो है, उसमें जो आंसर होगा वही आंसर सही मारिएगा, एग्जाम में वही सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, विच वन इज एलिमेंट्री कोर्सेज। एलिमेंट्री मतलब जो राजभाषा का 3 तरह के कोर्स होता है, एक एलिमेंट्री होता है, एक सेकंड मिडिल होता है, और एक फाइनल कोर्स होता है। तो प्रबोध एलिमेंट्री कोर्स होता है, प्रज्ञा प्रवीण होता है, सेकंड मिडिल कोर्स होता है, और प्रज्ञा फाइनल कोर्स होता है। तो ये क्या पूछ रहा है, एलिमेंट्री कोर्स, तो हो जाएगा प्रबोध, ठीक है। राजभाषा का बहुत ही अच्छा जो है नंबर जो प्राप्त करने का बहुत अच्छा जरिया है। 10 नंबर अगर आपसे पूछा जाता है तो 10 के 10 क्वेश्चन आपको प्राप्त जो है सही हो जाएंगे। सिर्फ आप जो है जो मटेरियल आपको राजभाषा दिया गया पूरा क्वेश्चन वहीं से आता है घुमा फिरा के। यदि वहाँ से नहीं आता है तो जो प्रीवियस पेपर है, हर पेपर में 10 क्वेश्चन है राजभाषा के, और अभी 100 टेस्ट होने वाला है अपना, 99 टेस्ट हो चुका है। यदि सारा टेस्ट अगर आपने दिया होगा तो सब में से 10-10 क्वेश्चन अगर निकालेंगे तो इतना सारा क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन राजभाषा से नहीं छूटेगा। यदि छूटता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी थोड़ा सा विश्लेषण करते रहिए, ठीक है। यदि आपसे पूछ दिया कि आर्टिकल 351 में क्या है, तो आपको ये भी जानना है कि आर्टिकल 350 में क्या है, आर्टिकल 349 में क्या है, क्योंकि राजभाषा से संबंधित जो आर्टिकल है 343 से लेकर 351, टोटल 9 आर्टिकल है, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा हेल्प करके उसको मदद करते रहना चाहिए, पढ़ाई जो है करते रहना चाहिए। तो 51 जो है उसका आंसर ए होगा। जो मटेरियल दिया गया है उसका क्वेश्चन एकदम नहीं छोड़ना है, पूरा रट लेना है, तभी आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और 100वां टेस्ट होने वाला है अगले संडे को। इस 100 टेस्ट, एक टेस्ट से लेकर 100 टेस्ट के बीच में बहुत लोग जुड़े, और बहुत लोग यहाँ से सिलेक्ट होके भी गए, लगभग लोग सिलेक्ट हो गए। अगर नहीं हो पाए तो या तो उनकी कमी थी या कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, नहीं तो सभी लोगों का सिलेक्शन हुआ। AWM तक का यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। और अभी जो 25 जून का एग्ज़ाम होने वाला है, मुझे उम्मीद है कि बहुत लोगों का यहाँ से AWM के लिए भी सिलेक्शन होगा। इस वीडियो को जो लिंक है वो किसी के साथ शेयर नहीं कीजिएगा। चलिए 52 देखते हैं। 52 में क्या है,
तो 3 तरह के कोर्स होते हैं, प्रबोध होते हैं, प्रवीण होते हैं, प्रज्ञा होते हैं, ठीक है। 51 को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ट्रेनिंग कोर्स जो है 4 प्रकार के होते हैं। ट्रेनिंग कोर्स, हिंदी ट्रेनिंग कोर्स कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में कौन कौन होता है? एक रेगुलर कोर्स होता है, ठीक है। तो रेगुलर कोर्स क्या होता है? 2 घंटा पर डे का कोर्स होता है और 6 महीने का कोर्स होता है, और इसका जो एग्ज़ाम होता है मई और नवंबर में होता है, ठीक है। रेगुलर कोर्स कितने दिनों का होता है? 6 मंथ का होता है, और पर डे 2 आवर्स उसको जो है टीचिंग कराया जाता है, और इसका मई और नवंबर में फाइनल एग्ज़ाम होता है। दूसरा कोर्स है इंटेंसिव। इंटेंसिव में क्या है कि प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा का कुछ लिमिट वर्किंग डे दिया गया है, उसी डे के अंदर ये कोर्स कंप्लीट कर लिया जाता है। तो ये आपसे पूछेगा कि इंटेंसिव जो है कोर्स के तहत प्रबोध जो पढ़ाया जाता है उसका जो है कितना है वर्किंग डेज, तो वो 25 वर्किंग डेज, 25 डेज का ये कोर्स होता है प्रबोध। प्रवीण अगर आपसे पूछता है इंटेंसिव के अंतर्गत, तो वो 20 डेज का होता है, और गहन जिसको कहा जाता है गहन इंटेंसिव, ठीक है। और प्रज्ञा अगर आपसे पूछता है तो 15 डेज का होता है। तो याद रखिएगा, प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा 25 डेज, 20 डेज और 15 डेज, यानी कि 25, 20 और 15 दिन का होता है। 3 कोर्स होता है, तीनों इंटेंसिव के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एक होता है करस्पॉन्डेंस कोर्स, जिसमें आपको पुस्तक जो है हिंदी से रिलेटेड दिया जाएगा, और इसका एग्जामिनेशन साल में एक बार लिया जाएगा, और वो होता है नवंबर में इसका एग्ज़ाम होता है, जो कि करस्पॉन्डेंस कोर्स होता है। एक प्राइवेट कोर्स होता है, 4 प्रकार का कोर्स बताया गया। एक प्राइवेट कोर्स होता है, प्राइवेट कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 6 मंथ का होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो प्राइवेट कोर्स होता है 6 मंथ्स का इसका ड्यूरेशन होता है, ठीक है। इसमें जो है इंटेंसिव ट्रेनिंग नहीं आता है, ठीक है, इंटेंसिव ट्रेनिंग नहीं आता है, और 6 मंथ का कोर्स होता है, ठीक है। तो चलिए, इससे क्वेश्चन एक और आपसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी टाइम्स हिंदी एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड इन ए ईयर, ठीक है, एक्सेप्ट इंसेंटिव ट्रेनिंग। तो 2 बार होता है, मई और नवंबर में होता है एग्जामिनेशन, जो है 2 बार होता है। अब देखिए, आपको ये पूछ सकता है कि कौन सा कोर्स जो है, ये जब प्रबोध प्रवीण पर चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा और कर लेते हैं। ये पूछ सकता है कि कौन सा कोर्स है जो ए कैटेगरी के एम्प्लॉय के लिए, कौन सा कोर्स बी कैटेगरी के लिए, सी कैटेगरी के लिए, डी कैटेगरी के लिए। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन विच कोर्स जो है प्रोवाइडेड फॉर ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। तो देखिए, जो ए कैटेगरी के जो कर्मचारी हैं, यानी कि ए ग्रुप के जो एम्प्लॉय हैं, यानी कि ऑफिसर लोग जो हैं, उनके लिए कोई कोर्स नहीं है। ऐसा माना जाता है कि वो लोग जो हैं हिंदी में उनका नॉलेज है, क्योंकि बहुत ऊपर स्तर तक उनकी पढ़ाई है। तो ए कैटेगरी के लिए कोई ट्रेनिंग कोर्स नहीं है। बी कैटेगरी के लिए, अगर बी कैटेगरी के एम्प्लॉय हैं तो उनके लिए प्रज्ञा कोर्स है। सी कैटेगरी के लिए, जो कैटेगरी के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए प्रवीण कोर्स है, और डी कैटेगरी के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए प्रबोध कोर्स है। ये बात भी याद रखिएगा। चलिए 52 में चलते हैं। ऑन विच डेट पार्ट 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज पासड इन ए पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो है भाग 17, जिसमें कि राजभाषा से संबंधित सारे जो है एनेक्चर है, आर्टिकल्स हैं, तो वो कब पास हुआ है? तो राज पार्ट 17 तो पहले से ही संविधान के अनुच्छेद में था, ठीक है। उसमें राजभाषा को जो है समाहित किया गया, जोड़ा गया, ऐड किया गया। वो कब किया गया? तो वो किया गया 14 सितंबर 1949, यानी कि 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए उसी दिन से जो है राजभाषा दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आता है, एवरी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो क्यों राजभाषा मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को उसी दिन जो है इसको जोड़ा गया था संविधान में, भाग 17 को, और उसमें 343 से लेके 351 तक 9 आर्टिकल हैं। ये भी आपको आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। वेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अमेंडेड। पास तो हो गया 1963 में, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में पास हो गया 10/5/1963, ठीक है। 10/5/1963 को पास हुआ, लेकिन संशोधित कब हुआ? तो 1967 में हो गया संशोधित। ये क्वेश्चन जिसके पास वॉल्यूम है जरा देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक होगा, उसको सुधार लीजिएगा। 10/5/1967 को यहाँ सही है, लेकिन आपके यहाँ हो सकता है पुराना वाला PDF होगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, ये 10/5/1967 को इसको
संशोधित किया गया, एमेंडेड किया गया। ठीक है, उसी तरह आपको ऑफिशियल लैंग्वेज रूल आपसे पूछेगा। एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट अलग है और ऑफिशियल लैंग्वेज रूल अलग है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है 10/5/1963 को पास किया गया और इसका संशोधित किया गया, एमेंडेड किया गया 1967 यानी कि 1967 को। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल जो है पास किया गया 1976 में, 1976 में, और अमेंडेड जो हुआ वो 1987 में यानी कि 1987 में। तो दोनों कोई अलग अलग है, एक्ट अलग है और रूल अलग है, याद रखिएगा। ठीक है, 54 देखिए। फ्रॉम व्हेन डिड द सेक्शन 3 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट टेक इफेक्ट। जो संविधान का ऑफिशियल लैंग्वेज के जो तीन तीन सेक्शन है, जिसमें कि कहा गया है कि जो मेन डॉक्यूमेंट्स है, 14 प्रकार के ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं जिसको कहा गया है कि अगर आप जारी करते हैं तो दोनों लैंग्वेज में इसको जारी करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हिंदी तो कंपलसरी है, दोनों लैंग्वेज में जारी करना है। ठीक है, तो वही जो सेक्शन 3 है वो 26 जनवरी 1965 को टेक इफेक्ट, मतलब प्रभाव में आया, इफेक्ट में आया, तो 26 जनवरी 1965 को। और इसका भी ऑप्शन आप देख लीजिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? ठीक है, 55 नंबर है वेन। अच्छा, इसमें ये भी है कि जो अगर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो 14 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कि बहुत सारे हैं, तो वो जारी करने का अगर दोनों लैंग्वेज में जारी किया जाता है तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी अथॉरिटी किसकी है। यदि इन दोनों में लैंग्वेज में जारी नहीं हुआ है तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? तो साइनिंग अथॉरिटी इसमें होता है, जो इस पर साइन करेगा। जब कोई चीज़ डॉक्यूमेंट जारी होगा तो किसी न किसी का साइन होगा, तो जिसका साइन वहाँ रहेगा वही इसका रिस्पॉन्सिबल होगा कि आपने दोनों लैंग्वेज में जारी किया क्यों नहीं किया और सिंगल लैंग्वेज में क्यों जारी किया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी याद रखिएगा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो साइनिंग अथॉरिटी की है, जो उस पर हस्ताक्षर करेगा। 55 देखिए। विथ विच सेक्शन 4 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1960 कंसर्न्ड। ठीक है, ये सेक्शन 4 है। ठीक है, सेक्शन 4 में क्या कहता है कि क्या किस लिए सेक्शन 4 जाना जाता है, ये पूछ रहा है कि। तो आप जानते हो कि एक पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी होता है जिसमें कि 20 राज्यसभा से, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से सदस्य होते हैं। टोटल 30 मेंबर होते हैं। ठीक है, तो यही है वो सेक्शन 4, वही है राजभाषा का सेक्शन 4 जो है वही है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10, टोटल 10। और इसके जो चेयरमैन होंगे वो होम मिनिस्टर होंगे। इसके चेयरमैन कौन होंगे? होम मिनिस्टर होंगे। तो बी में है कि इट्स कंसर्न विद द कंस्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन होंगे? ऑनरेबल जो है होम मिनिस्टर होंगे। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका जो है हिंदी जो राजभाषा उसके प्रचार प्रसार प्रसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका जो है रिव्यू करने का है, या तो उसका जो उसके प्रचार प्रसार को कैसे बढ़ाया जाए उस पर चर्चा करने के लिए कमेटी बनाया गया। उस पर जो है इम्प्लीमेंट हो और राजभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार हो। ठीक है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उस पर डिस्कस या विचार या उसको जो है लागू करने के लिए ये कमेटी बनी है। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सेंट्रल हिंदी कमेटी जो होता है उसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। 56 का देखिए। विच लैंग्वेज इज नॉट अवेलेबल इन 8th शेड्यूल। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में इंग्लिश नहीं है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि 8वीं अनुसूची में एक विदेशी भाषा कौन सी है? तो नेपाली जो विदेशी भाषा है वो भी अपने संविधान की 8वीं अनुसूची में, जो कि 22 भाषाएं ऐड हैं, उसमें नेपाली भी है। ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा। चलिए 57 देखिए। विच स्टेट कमिंग इन बी रीजन। बी रीजन में कौन आता है? तो बी रीजन में जो है पंजाब आता है, पंजाब। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, पंजाब आता है। और गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, चंडीगढ़ आता है, दमन एंड दीव आता है, नागर हवेली जो है वो भी आता है। ए रीजन में अगर आपसे पूछता है तो बिहार आता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार। ऐसे याद रखिएगा आपको, तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। बार बार जिस काम को आप करेंगे, बार बार जिसको को पढ़ेंगे, वो ज़रूर आपको याद होगा। 58 देखिए। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन पहली बार 1955 में गठित हुआ, 7 जून 1955,
और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है डेट सहित, तो याद रखिएगा 7 जून 1955 में जो है खेर आयोग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष जो है बीजी खेर थे। ठीक है, और बीजी खेर की अध्यक्षता में 7 जून 1955 को खेर आयोग की गठन हुआ, जिसमें 21 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 21 मेंबर थे। और इसका जो गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 344 वन के तहत राष्ट्रपति उस समय के जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ही इसका गठन करवाया था। और 7 जून 1955 को गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। इसलिए आपको कहा जाता है कि संविधान जो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 59 देखिए। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमिटी विच वाज फॉर्मेट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। अच्छा, राजभाषा आयोग की अनुशंसा पर जो समिति गठित हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे जीबी पंत। जीबी पंत क्यों थे? ठीक है, क्योंकि जीबी उस समय जो 1957 में ये जो है कमीशन बना था, 1957 बना था। और उस समय के जो यूनियन होम मिनिस्टर थे वो जीबी पंत थे। और ये जो कमेटी गठित हुई थी, जो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, जिसमें कि लोकसभा से 30 सदस्य और राज्यसभा से 20 सदस्य होते हैं, ये वही कमेटी है जो कि 1957 में गठित हुई थी। और उस समय के होम मिनिस्टर जो थे जीबी पंत थे। और जो होम मिनिस्टर होता है वही पार्लियामेंट्री कमेटी का अध्यक्ष होता है। तो इस हिसाब से जो है जीबी पंत उसके अध्यक्ष थे। तो राजभाषा आयोग की अनुशंसा पर जो गठित कमेटी हुई थी उसके अध्यक्ष जीबी पंत थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। हु चेयर द फर्स्ट रेलवे हिंदी सलाहकार समिति कंस्टिट्यूटेड इन 1973। 1973 में जो रेलवे हिंदी सलाहकार समिति गठित हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो ललित नारायण मिश्रा थे। ठीक है, ललित नारायण मिश्रा। तो इस तरह से आप जो है विश्लेषण करके जो वीडियोस बनाए जाते हैं उसको ज़रूर देखिए। किसी के साथ इसका लिंक शेयर नहीं कीजिए। जो मटेरियल आपको दिए गए हैं उसको कंटिन्यू पढ़िए। टेस्ट में कंटिन्यू पार्टिसिपेट कीजिए और टेस्ट होने के बाद उसका क्वेश्चन कोई पूरी तरह से याद कर लीजिए। टेस्ट के किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। देर ज़रूर होगा लेकिन ज़रूर रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज होते हैं और मुझे पास काम भी बहुत होता है, तो सबको लेके चलना होता है। मैसेज का रिप्लाई आपको जल्द से जल्द कोशिश करता हूँ देने का। ठीक है, और जो वीडियोस जनरल चैनल पर जो अपलोड किए गए हैं वो भी देखना है और इसको भी देखना है, क्योंकि उसमें भी अच्छा एक्सप्लेन किया जाता है। उतना ज़्यादा यहाँ जैसा नहीं किया जाता है, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन इसमें भी किया जाता है। मटेरियल को किसी के साथ शेयर नहीं कीजिएगा। वीडियोस मैं बहुत बना सकता हूँ लेकिन मेरे पास टाइम भी नहीं है, इसलिए वीडियोस कम बनाते हैं। आप लोगों के लिए लगे रहते हैं। टेस्ट का क्वेश्चन बनाना है, टेस्ट का रिजल्ट बनाना है, कुछ नया वीडियोस बनाना है, कुछ नया पीडीएफ बनाना है, जैसे इंसेंटिव का इस बार पीडीएफ बनाया है। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा। और ये इसका जो लिंक है, जो टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ उसी के यहाँ भेजा जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं को ज़रूरत है अभी मटेरियल की। हालांकि जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो पेड करके हमसे पढ़ रहे हैं उन सबके पास इसका लिंक है, लेकिन इसका लिंक वीडियो का जो है लिंक शुरू में सबको एक भेजा गया था एक बार, अब नहीं भेजा जाता है। अब उन्हीं को भेजा जाता है जो टेस्ट में है। ठीक है, तो ऐसे बचा के आपके लिए मटेरियल रखता हूँ ताकि किसी तरह से वायरल ना हो। ठीक है दोस्तों, 60 तक हो गया है। 61 से लेके अब इस बार कोशिश करेंगे पूरा ख़त्म कर देने का। वीडियो ज़्यादा टाइम होगा तो भी कोई बात नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों।